भूख से बेहाल चारपाई पर बैठी हुई बूढ़ी माँ बार बार रसोई घर की ओर देखकर मन ही मन सोच रही थी कि उसके लिए भी अभी नाश्ता आएगा। लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी नाश्ता नहीं आया। फिर वह खुद जब रसोई घर के अंदर जाकर देखती है तो नाश्ता तो खत्म हो गया था। जब बहू से पूछा तो उसने भी जवाब दिए बिना ही मुंह उल्टा फेर दिया और अपने कमरे में चली गई। बूढ़ी माँ ये सोचते हुए कि कोई बात नहीं, नाश्ता खत्म हो गया है तो मैं दोपहर का खाना खा लूंगी, वापस आकर उसी चारपाई पर बैठ गई। इतनी भूख के बाद भी वह सोचने लगी, मेरे से ज्यादा खाने की जरूरत मेरे बच्चों को है। वो लोग पूरा दिन ऑफिस में काम करते हैं। आखिर माँ तो माँ होती है ना, खुद भूखी रहकर भी पहले बच्चे को ही खिलाएगी। सोचते सोचते दोपहर हो गई। बूढ़ी माँ ने बहू को आवाज लगाई और कहा, बहू अभी तो मुझे खाना दे दो, मेरी भूख से हालत खराब होती जा रही है। तभी कमरे के अंदर से आवाज आती है कि क्या पूरे दिन भूख भूख भूख, न जाने आपको कितनी भूख लगती है। दूसरा तो कुछ काम है नहीं आपको। अगर इतनी ही भूख लगी है आपको तो बाहर टेबल पर चने रखे हैं, वह खा लो और भूख मिट जाएगी। आज दोपहर का खाना मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि हमारा सबका पेट भरा हुआ है। हमने भरपेट नाश्ता कर दिया था और अब मैं अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रही हूँ, इसीलिए खाना रात को आकर ही बनाऊंगी। ये सुनकर बूढ़ी माँ बहुत उदास हो गई। फिर भी वह अपना मन मार कर धीरे से बोली, बेटा तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ खाने के लिए बना दूं क्या? बहू गुस्से से बोली, अब एक के लिए खाना बनाओगी क्या आप? फिर बहू किचन में गई और उसने फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकाले। अचार के साथ चावल एक थाली में परोस कर सासू के आगे थाली को जोर से रखकर बोली, लो खा लो। ऐसा कहकर वह पर्स लेकर घर के बाहर चली गई। जब चावलों को फ्रिज में रखा था तब भी वह खराब ही थे, उनसे गंदी बदबू आ रही थी। सासू ने बहू के जाने के बाद गुस्से से वह चावल कचरे के डिब्बे में डाल दी। उसके बाद उसने दाल चावल निकालकर अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खाई और सब बर्तन घिसकर किचन साफ किया और चुपके से अपनी चारपाई पर जाकर सो गई। बहू ने भले ही खाना पकाने से मना किया था, पर यह घर उसका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती थी। दूसरे दिन सुबह बूढ़ी माँ अपनी चारपाई पर बैठी हुई थी। उतने में उसका बेटा दिनेश उधर आया और बोला, माँ आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मेरे लिए घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की 13वीं पर भी बहुत खर्च हुआ। माँ मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दिया जाए, घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। माँ बोली, बेटा तुझे जो ठीक लगता है तू वही कर। उसके बाद दिनेश बोला, माँ तेरा रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है तो उसे किराए पर कोई नहीं लेगा। माँ चौंक गई और बोली, वह रूम छोटा है और वो तो स्टोर रूम है, मैं उधर कैसे रहूंगी और टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊंगी? दिनेश बोला, माँ तू आंगन के टॉयलेट में जाया कर, तू तो घर पर ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देंगे तो उसमें सारी सुख सुविधाएं होंगी, तो ही तो वो रूम किराए पर लेंगे ना। उनको भी तो सारी सुख सुविधाएं चाहिए ना। वैसे भी यह रूम बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या जरूरत है? माँ कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, ऊपर छत पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में सब सुख सुविधा है। उस पर दिनेश बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते हैं, वह रूम अपने मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है ना कि मीना के मायके वालों का आना जाना चालू रहता है।
इसीलिए यह रूम तो मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। माँ सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उसका ही रूम किराए पर देने का निर्णय कर लिया है, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसीलिए दिनेश ने जो कहा उस पर माँ ने ज्यादा विरोध नहीं किया। उसने अपना थोड़ा सामान लिया और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई। उधर पुराने छोटे रूम में उसका जी घुट रहा था। तब भी वहां उस रूम में दिन काट रही थी। नया किराएदार आया था, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए नए किराएदार का नाम विजय था। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज मीना और दिनेश अपनी माँ के साथ कैसा व्यवहार करते थे वह देखता था। यह देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे बूढ़ी माँ विजय को अपने बेटे जैसा मानने लगी। विजय भी आते जाते माँ का हाल चाल पूछा करता था और उसका ख्याल रखता था। दिनेश और मीना को माँ से कुछ लेना देना नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं रखते थे। मीना बचा हुआ खाना उसकी थाली में रखकर जाती और बेटा तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। माँ तो पहले ही समझ चुकी थी कि उसका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रह रही थी, क्योंकि बुढ़ापे में उसका दूसरा कोई सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उसको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी माँ को बहुत रोना आ जाता था। अब माँ विजय को अपने मन की बातें बताने लगी थी। उनके पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी। जब उसके पिताजी कमाते थे तब हम दोनों को घर में बहुत मान सम्मान मिलता था और दिनेश का पूरा पैसा बच जाता था। जब उसके पापा काम करने में असमर्थ हो गए तब उन्होंने घर खर्च में मदद करने के लिए बेटे से कहा, तो यह बात दिनेश के मन को बहुत लगी। पर अब वह करता भी क्या, शर्म से मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लग रहा था। उसके व्यवहार से साफ साफ पता चल रहा था। इसी बीच मेरे पति की तबीयत बहुत बिगड़ गई और हम उनको डॉक्टर के पास ले गए और डॉक्टर ने जो दवाई लिखी, दिनेश पैसे बचाने के लिए आधी ही दवाई लेकर आता था और बाद में तो दिनेश ने दवाई लाना पूरी तरह से बंद कर दिया था, जिससे उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। मेरे पति भी इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात को उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगी। मैं बहुत घबरा गई और भाग कर गई और दिनेश के कमरे का दरवाजा जोर जोर से बजाने लगी और कहने लगी कि पापा की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। मेरी बात खत्म होने से पहले ही दिनेश बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। कहकर उसने दरवाजा बंद कर दिया था। मैं रात भर अपने पति के पास चिंता में डूबी हुई बैठी थी। कभी छाती पर तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी उनको बाफ दे रही थी, पर भगवान को कुछ अलग ही स्वीकार था। सुबह तक उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उनकी मृत्यु हो गई। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। दिनेश रोने का नाटक करने लगा। मीना तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर के चले जाने पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज्यादा धक्का तो सिर्फ मुझे लगा, पर मैं कुछ नहीं बोल पा रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और होठ थर थर कांप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहते हो कि तुम लोग रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के आप दोनों जिम्मेदार हो। पर मैं कुछ नहीं बोल पाई। कुछ समय बाद जैसे जैसे दिन बीते, मेरे दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, दिनेश ने लापरवाही नहीं की होती तो आज मेरे पति जिंदा होते। उनकी मौत के बाद मीना और दिनेश का व्यवहार बहुत बदल गया था। मुझे भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसीलिए अब मैं उन दोनों से कोई भी उम्मीद नहीं रखती थी। पर उसका
मन अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा था। ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती थी। एक दिन उनका किराएदार विजय उसके पास आया और बूढ़ी माँ को कुछ बातें उसने समझाई। वह बातें सुनकर माँ के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह माँ मीना और दिनेश के पास आई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में परेशानी है, इसीलिए मैंने सोचा है कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी। बूढ़ी माँ की बात सुनकर मीना बहुत खुश हो गई। दिनेश ने थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर थोड़ी देर तक माँ ने उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखे और बोली, दिनेश, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है और मीना, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी सब बातें सुन लो। और माँ हंसकर बोली, यह बात सही है कि मैं वृद्धा आश्रम में रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धा आश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे। ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर दिनेश और मीना दोनों ही चौंक गए। दिनेश और मीना एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि माँ घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको माँ की सेवा नहीं करनी पड़ेगी, उसका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। माँ का कहना सुनकर दिनेश गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को कैसे वृद्धा आश्रम बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरे ही नाम पर है। माँ गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया है। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए। अगर मैंने ये कठोर निर्णय नहीं लिया तो मेरा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे पापा का हुआ था। इसीलिए मैंने सोचा है कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा मैं अपने बारे में सोचूं। दिनेश घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ कर दे। हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धा आश्रम मत बना माँ। थोड़ा सोचकर तो देख हमारा क्या होगा। माँ ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारा नहीं। फिर मैं तेरा कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं। इतना कहकर माँ अपने रूम में चली गई। दिनेश और मीना शांत माँ को जाते हुए देखते ही रह गए। माँ ने अपने जैसे बूढ़े लोगों को उसके घर में आश्रय दिया। विजय की मदद से वृद्धा आश्रम अच्छे से चलने लगा।